Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we have completed IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature of hydrocarbon, alkene, alkyne, alicyclic compound, functional group, aromatic compound. So all these topics we have covered. So now the next topic of this chapter is isomerism. Isomerism is very easy topic. It's not too difficult and एक छोटा सा topic है. आइसोमेरिज्म होती क्या है कि द कंपाउंड्स विच इज हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला मीन्स उनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट हो इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला. जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो या उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो. तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस टर्म इज नोन एज आइसोमेरिज्म. सो लेट्स डू इट. आइसोमेरिज्म तो मैंने आपको बताया ना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, और ये लाइन आपने सबके डेफिनेशन में सेम रखनी है. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स. सो अब आइसोमेरिज्म है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and the second is stereo. स्ट्रक्चरल जो है अगेन आपके उसमें डिवाइडेड है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. So we will discuss one by one. सबसे पहले chain isomerism. Suppose I am taking an example of pentane. CS3, CS2, 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 CS3. So this is normal pentane and formula is C5H12. Okay. अब इस 5 कार्बन है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5. एंड यू कैन सी, आप बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हो. CH, CS3, CS3. ओके. अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट कंपाउंड था, यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया ना ब्रांच्ड. अगर मैं मॉलिकुलर फार्मूला इसका देखूं तो इट इज ऑल्सो C5H12. क्लियर है. तो इसका मतलब क्या है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेन. यहाँ पर कैसी है, ये स्ट्रेट चेन है एंड यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड है, ब्रांच्ड है. ओके. कैसा है, ये ब्रांच्ड है. क्लियर. तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द मॉलिक्यूल. सो दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. इजी ना, बहुत इजी है और आपने ये उसमें 10th क्लास में भी किया हुआ है. नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे, सपोज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज, आपने अभी आईपीएस से की है ना, दिस इज पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन. फॉर्मूला इज C6H14. ओके. अब देखो ये 2 मिथाइल है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ. Should I write like this? Of course I can. And the name of this compound is 3-methyl pentane. So now
पेंटीन मिथाइल क्या, मैं इसकी जगह OH ग्रुप ले लूँ, नहीं हाँ OH ग्रुप तो पहले यहाँ पर भी एक फंक्शन हो, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ भी लेती हूँ और इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ। यहाँ पर आपने देखा मिथाइल ग्रुप क्या था, सेकेंड पोजीशन पर था, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर। मल्टीपल बॉन्ड कैसे कि सपोज मैंने डबल बॉन्ड डालना है और मैंने डाल दिया, ये मैंने यहाँ पर 2 पोजीशन पर डाल दिया और यहाँ पर मैंने 3 पोजीशन पर डाल दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज क्या हो गया, पेंटीन हो गया, पेंटीन पेंट टू इन। ये क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो पेंट टू इन, है ना, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, 1 2 यहाँ से हो जाएगा। ये तो गलत एग्जाम्पल हो गया बेटा, हमें एक कार्बन को और इंक्रीज करना होगा बेटा। नेमिंग में तो हम वहाँ से ले लेते हैं ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इन, ओके, CS2 CS2 CS3, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैं चाहे यहाँ से नेमिंग करूँ चाहे यहाँ से नेमिंग करूँ, इट विल बी क्या होगा इस कंपाउंड का नेम, हेक्स 3 इन। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये यू कैन सी द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इन सेकेंड पोजीशन एंड इन दिस मॉलिक्यूल इट इज ऑन थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, दिस इज इथेनॉल, आपको नेमिंग कराई ना, 2 कार्बन है, अल्कोहल ग्रुप है, दिस इज इथेनॉल, ओके। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, देखो इसका भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O है, इसका भी C2H6O है। सो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट different functional group, the compound having same molecular formula but different functional group। यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, और यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा है, ईथर है, ओके। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म आपकी क्या कहलाती है, ये है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जो है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाती हूँ मेटामेरिज्म। सपोज मैं ईथर ले रही हूँ, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इधर CS3 ले लूँ और इधर कर दूं, देखो, शुड आई राइट लाइक दिस, सी मैंने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं चेंज किया ना। क्लियर। तो बेटा मैं बिल्कुल इस तरह लिख सकती हूँ और इसका नेम होगा, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल, सो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो बेटा दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं आइदर ऑफ इस साइड, इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, तो बेटा ये हो गई आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक और भी है टॉटोमेरिज्म है, जिसमें मूवमेंट होता है, वो आपका अगर देखें तो सेम यही है बट फिर भी इसको भी कर लो, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है
कि जब इसमें जो है मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर जाता है, रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RCN, ठीक है, और R इधर मूव कर जाए तो क्या बन जाएगा RNC, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सपोज CH3CHOH CHOH and डबल होना चाहिए 1 2 3, ये कंपाउंड है सपोज, ठीक है, और H क्या हो यहाँ मूव कर जाए तो क्या बन जाएगा। तो जब बेटा कोई एक जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाता है, इस तरह की आइसोमेरिज्म आपकी क्या कहलाती है, टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पर इसको हम इनॉल यानी अल्कोहल फॉर्म बोलते हैं और इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। और हमेशा जब भी इनॉल फॉर्म आती है ना, ऐसी इनॉल क्यों, क्योंकि इसमें इन भी है और ऑल भी है, तो ये बहुत ईजिली आपका, क्योंकि अनस्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपके आगे जो होगा मैकेनिज्म आएगी तो वहाँ आपको आप देखोगे कि ये अनस्टेबल फॉर्म होती इनॉल, और हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से, टॉटोमेरिज्म की वजह से ये आपकी कीटो फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में आपके 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है। फर्स्ट है ऑप्टिकल एंड सेकेंड है ज्योमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल तो बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ज्योमेट्रिकल को हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो ओके, तो बेटा आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आपस में क्लैश कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ इनको। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, आप इनको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो सेम ग्रुप जो है एक पोजीशन पर है और यहाँ पर सेम ग्रुप जो है वो ट्रांस पोजीशन पर है। तो जब सेम ग्रुप आपके या सेम एटम सेम पोजीशन पर होते हैं, 1 2 पोजीशन पर होते हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस। और जिसमें 1 3 आपके अपोजिट या ट्रांस पोजीशन पर है, अपोजिट पोजीशन पर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रांस। अब आप देखो कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस हमने एटम्स की पोजीशन चेंज कर दी है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सेकेंड पार्ट जो है इसका। सेकेंड पार्ट में जो है मोस्टली हमने जो करने हैं वो करने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आपके मैकेनिज्म में यूज होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बॉन्ड। सपोज ये है, ओके,
इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बनता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। यहाँ पर हम करें बॉन्ड फिशन, कि बॉन्ड है वो कैसे टूटता है, दो तरह से टूटता है। या तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू, अब क्योंकि इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ओके। सो ये जो है, ये जो हम शो कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अपना लिया इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये कहलाते हैं आपके फ्री रेडिकल, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक का मतलब है तो उन्होंने अपना शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकेंड टाइप, इसमें से एक जो एटम है वो ज़्यादा पावरफुल हो और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है खींच ले। इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाई, बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन को दोनों ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वाई नेगेटिव चार्ज, कि इसका तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका नहीं था, ये हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन से लिया इसलिए वन नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये ऐसे बनेगा। अब दिस, इसमें क्या बने, इसमें बने आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, cation and anion, and this type of fission is called heterolytic fission। मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, 50-50 नहीं हुआ, एक ने सारे ही इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो दिस इज हेट्रोलिटिक फिजन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये वो टर्म है जो आपके रिएक्शन के मैकेनिज्म में यूज होते हैं, इसलिए पहले आप इनको थोड़ा सा समझ लो। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब लविंग, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज लविंग। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, ऑब्वियस इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर, इलेक्ट्रॉन लविंग। फॉर एग्जांपल H प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, Cl प्लस, Cl के ऊपर भी होता है पॉजिटिव चार्ज समटाइम, ठीक है। तो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, और ये कहाँ अटैक करेंगे, ये जो होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ठीक है। तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्लियर। तो ये कैसे कम इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आपने ये टर्म और भी कहीं सुना है, कहाँ सुना है, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो आपके इलेक्ट्रोफाइल में आप लुईस एसिड को भी कंसीडर कर सकते हो, BF3, AlCl3, ठीक है, SnCl2, दिस ऑल आर लुईस एसिड, एंड ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल की क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 8 से कम होंगे, और या तो फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज लविंग, इट्स मीन इट वुड हैव नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। सो एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर, इट विल बी Cl नेगेटिव, ब्रोमाइन नेगेटिव, ठीक है। जिन जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे आपके यहाँ
NH2 negative. So these all are न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी होगी वहाँ पर अटैक करेंगे. इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इनकी कैटेगरी में आएंगे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कौन से होते हैं? लुईस बेस, अमोनिया. याद है आपको? लुईस एसिड एंड बेस याद है? तो ये होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल. जितने भी बेसिस वगैरह होंगे दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि इनके ऊपर या तो नेगेटिवली चार्ज होगा और या तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तभी तो ये वहां अटैक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है. ओके, नाउ वी विल डू सम इफेक्ट्स. जो आपके इफेक्ट्स है वो हम स्टडी करेंगे. मैंने कहा ना कि आपके रिएक्शंस में जो जो टर्म यूज होते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जो आपको आगे हेल्प करेंगे मैकेनिज्म में. तो फर्स्ट इफेक्ट हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सपोज आपकी कार्बन चेन, कोई कंपाउंड है 4 कार्बन चेन वाला, और इसमें मैं एक ऐसा एटम लगा दूं विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लें. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, क्लोरोब्रोमो, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं. तो जब ऐसे एटम यहाँ पर अटैच किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. तो ये कार्बन इनमें से लेगा, ये कार्बन इसमें से खींचेगा और ये कार्बन इसमें से खींचेगा. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है. आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है. ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का जो आपके ट्रांसफर होता है, पार्शियली ट्रांसफर, कंप्लीटली नहीं. इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके आ रहे हैं. ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता. कैसा ट्रांसफर होता है? पार्शियली. पार्शियली का मतलब है कि इसने पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले नहीं लिया, ये उनको खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ कर रहा है. तो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन को खींचने की, विड्रॉ करने की टेंडेंसी जो है वो आपकी उसमें ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. जब ये कार्बन चेन से लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो इस तरह का इफेक्ट क्या होता है? क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट. और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, तो इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है. उसी जगह अगर मैं कोई ऐसा एटम लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप. ये ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. NH2 ग्रुप. तो जब ये लगा दिए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको और ये इसको. तब भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका जो होगा ट्रांसफर होगा. तो ये भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट है. बट ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट है? दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट. इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है. क्लियर? तो कैसे आप लिखोगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम इज अटैच टू द एंड ऑफ कार्बन चेन, क्या होता है? अटैच किया जाता है कार्बन चेन, देन इट अट्रैक्ट या इट रिलीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन. अगर अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है. व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच टू इट्स कार्बन चेन, देन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, और तब इसमें से कार्बन चेन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, और मतलब अट्रैक्ट करेगी. पूरे तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, पार्शियली ट्रांसफर होगा. तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. ओके ओके. तो बेटा जितना ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगाते जाओगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा.
और जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो डिस्कस करूँ आपसे कि एक कंपाउंड दे रही हूँ जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक में 3 लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसमें से किसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो नेचुरली किसमें होगा, इसमें। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे हेल्प करेगा, 12th क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज कर रहा है, ये है वो है, आगे जाके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपकी प्लस आई इफेक्ट है जो यूज़ होने वाला है। इतना याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम बढ़ाते जाते हैं उतना ही प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और जितना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं उतना ही माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। सो नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? इसमें क्या था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था। कैसा ट्रांसफर था? पार्शियली ट्रांसफर था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी ऐसा ही है, बट इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और कैसा होगा, कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। आपको पता है ना, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे और इनका कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसको हम बोलेंगे कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, माइनस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सॉरी। और उसी जगह अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो हम उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। सेम वैसे ही जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में किया था। प्लस ई इफेक्ट कैसे, कि सपोज मिथाइल ग्रुप बढ़ाती जाऊँ, यहाँ पर ये है मिथाइल ग्रुप, ये है डबल बॉन्ड। तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ कि जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होते हैं उतने ही ज़्यादा आपका जो है क्या होता जाता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वो जो है इफेक्ट जो है बढ़ता जाता है। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो माइनस आई इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है डबल बॉन्ड से अटैच तो प्लस आई इफेक्ट, वो प्लस ई इफेक्ट होगा। बस इसमें यही डिफरेंस है। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है या रिपेल किया जाता है, और उनमें पार्शियली ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली नहीं होता। जो इलेक्ट्रोमेरिक है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कैसा ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट थर्ड इज दैट इज, इसको मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस याद रखें कंप्लीटली। नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट ये टर्म मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आता तो आप केमिकल बॉन्डिंग वाले जो है वो आप वीडियोस उसको ओपन करके रेजोनेंस वाला टर्म उसमें अच्छे से देख लेना। रेजोनेंस टर्म होता क्या है कि व्हेन वन सिंगल स्ट्रक्चर, जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है वो आपका उस कंपाउंड को वेल डिफाइन नहीं करता है। मीन्स उस कंपाउंड को हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होंगे। तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो रेजोनेंस टर्म, कि वो रेजोनेंस शो कर रहा है। क्लियर? और उस स्ट्रक्चर के जो भी मोर देन वन स्ट्रक्चर बनते हैं उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब किसी एक मॉलिक्यूल को जो है वो हम एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाते, उसको डिफाइन करने के लिए हमें मोर देन
वन स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, तो इस टर्म को हम रेजोनेंस टर्म कहते हैं। ये इफेक्ट आपका कैसे दिखता है, सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो ये अपना जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बोले कि मैं अपने पास रखता हूँ, एक कार्बन को बोले कि तुम ले लो, हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। उसी जगह ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींच ले, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 की जगह 6 हो जाएंगे। कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने अब और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब ये चीज़ जो मैंने की है, ये इस तरफ से भी तो मैं कर सकती थी ना, मीन्स मैं स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ, ये वाला ऑक्सीजन भी सेम चीज कर सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड के ये जो साइन होता है रेजोनेंस का साइन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या है, मोर देन 1 स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आपका केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का ना ये है ना ये है ना ये है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हम पेपर पर ड्रॉ करके नहीं बता सकते, वो स्ट्रक्चर इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो एक चीज इसमें मुझे कॉमन दिखती है कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो है, ठीक है। और क्या है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड तो कॉमन है, सम टाइम ये जो डबल बॉन्ड है, मीन्स डबल से जो ट्रिपल हो रहा है, ये कभी इस ऑक्सीजन पे हो रहा है एंड सम टाइम इस ऑक्सीजन पे हो रहा है। क्लियर, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकती, उसके बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर, और ये जो टर्म है ये आपका कहलाता है रेजोनेंस टर्म। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस टर्म, ठीक है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन सब स्ट्रक्चर के बीच का होगा, जो कि हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपका इफेक्ट कहलाता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी बेटा, जब आप मैकेनिज्म करोगे ना, तो वहाँ पर अगर किसी मॉलिक्यूल के ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो है वो फाइंड आउट नहीं होते, कभी पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, कभी इस ऑक्सीजन पर है, तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल होता है। क्योंकि यहाँ पर एक फंडा काम करता है कि जिसको फाइंड करना जितना डिफिकल्ट वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। मतलब मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ कि चार्जेस किस ऑक्सीजन पर आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज कभी इस पे है कभी इस पे है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है और ये टर्म आपका मैकेनिज्म में यूज़ होगा। क्लियर, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, केमिकल बॉन्डिंग वाले जो है वीडियो में जाओ और वहाँ जाकर रेजोनेंस टर्म को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो।